हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, जिसे हम पे एज यू अर्न स्कीम भी बोलते हैं। क्या होता है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स या पे एज यू अर्न स्कीम? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। हम लोगों को मालूम है कि हम लोग 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक इनकम को अर्न करते हैं और उसका टैक्स असेसमेंट ईयर में देते हैं, नेक्स्ट ईयर में देते हैं। सपोज आप इनकम अर्न कर रहे हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में, आप उसका टैक्स अगले साल के 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में भरेंगे, मतलब असेसमेंट ईयर में भरेंगे। सो इनकम इज अर्न इन प्रीवियस ईयर बट इट इज़ टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, ये हम सब लोगों को मालूम है। हम 1 अप्रैल से 31 मार्च कमाएंगे, कोई टैक्स नहीं भरेंगे, और 1 अप्रैल के बाद मतलब असेसमेंट ईयर में टैक्स भरेंगे। इट इज़ हैपनिंग, ये होता है। बट देर इज़ अ प्रोविजन कॉल्ड एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, जिसमें आप करंट ईयर की इनकम पर करंट ईयर में ही टैक्स कॉम्प्यूट करेंगे। ऑफ कोर्स रेट्स एप्लीकेबल होंगे असेसमेंट ईयर के। असेसमेंट ईयर के रेट्स पर प्रीवियस ईयर की इनकम को प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे कर देंगे। दिस प्रोविजन इज कॉल्ड एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। तो हम कह सकते हैं दिस इज पे एज यू अर्न स्कीम। जिस साल आप इनकम को कमा रहे हैं उसी सेम ईयर में यू आर पेइंग टैक्स ऑन दैट इनकम। ऐसा कब होता है? लेट अस अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर कह सकते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स इज पेड इन द सेम ईयर ऑन करंट ईयर्स इनकम। आप साथ साथ इनकम कमा रहे हैं और साथ साथ ही उसी इनकम पर टैक्स भी पे कर रहे हैं, तो ये आपकी करंट ईयर इनकम पर करंट ईयर में ही टैक्स लगाया जाता है। ऑफ कोर्स रेट्स जो होंगे, स्लैब रेट्स जो होंगे, टैक्सेबिलिटी रेट्स होंगे, वो असेसमेंट ईयर के ही चलेंगे। उस असेसमेंट ईयर के रेट्स पर आपको प्रीवियस ईयर की इनकम यानी करंट इनकम पर करंट ईयर में ही टैक्स चुकाना होगा। दिस इज एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। आई हैव रिटन हियर ऑन रेट्स एप्लीकेबल इन असेसमेंट ईयर। रेट्स आपके जो स्लैब रेट्स चलेंगे वो असेसमेंट ईयर के चलेंगे, लेकिन आपको टैक्स इसी प्रीवियस ईयर में ही देना है, करंट ईयर में ही देना है। करंट ईयर मतलब जिस ईयर में आप इनकम को कमा रहे हैं उसी ईयर में इनकम कमाने के साथ साथ आप टैक्स भी पे कर रहे हैं। आइए सीखते हैं कैसे। आई हैव रिटन लाइबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स। क्या ये ज़रूरी है, कंपलसरी है कि हमें एडवांस टैक्स चुकाना पड़े? हमने तो अभी तक यही सोचा था कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक हम लोग इनकम कमाएंगे और उसका टैक्स नेक्स्ट ईयर देंगे। सो who are the persons who are liable to pay advance tax? So I have written here liability to pay advance tax. कौन persons हैं liable to pay advance tax? Every case में जिस केस में टैक्स पेबल किसी भी एसएसी का अगर टैक्स पेबल इज मोर देन 10,000, मोर देन और इक्वल टू, अगर आपका टैक्स पेबल पूरे साल भर का टैक्स 10,000 रुपये से ज़्यादा है, इन केस द टैक्स पेबल इज मोर देन 10,000 यू हैव टू पे एडवांस टैक्स। बट इन केस आप एक ऐसे रेजिडेंट हैं जिसकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है और आपकी कोई भी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं है, पीजीपीपी मीन्स प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपकी कोई भी इनकम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं है और आपकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है, मीन्स यू आर इंडियन रेजिडेंट हु इज़ कॉल्ड सीनियर सिटीजन। अगर आप हमारी इंडिया के सीनियर सिटीजन हैं तो आपको लाइबिलिटी नहीं पड़ेगी एडवांस टैक्स की। यू नीड नॉट टू पे एडवांस टैक्स। ये दोनों कंडीशंस आपकी पूरी होनी चाहिए। आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं है। आई हैव रिटन द सेक्शंस हियर। टैक्स लाइबिलिटी किस केस में बनती है? कौन से पर्सन्स लाइबल हैं? जिनकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज़्यादा है और जो सीनियर सिटीजन नहीं है, जिनकी इनकम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन से हो। तो दोनों चीज़ें बता दी हैं, किन्हें टैक्स देना पड़ेगा और किन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, राइट? सेक्शंस भी मेंशन किए गए हैं। टैक्स पेबल अगर 10,000 से ज़्यादा है तो अंडर सेक्शन 208 आपकी लाइबिलिटी बनेगी, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी इनकम बिजनेस से नहीं है या प्रोफेशन से नहीं है तो 207 के अंडर 207 आपको टैक्स लाइबिलिटी यानी एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब एडवांस टैक्स अगर आपने पे करना है तो कौन सी डेट को और कितना एडवांस टैक्स आप पे करेंगे? सो देयर इज़ अ टेबल जो इनकम टैक्स ने प्रिस्क्राइब की है सभी एसएसीज को। 44 AD यानी एलिजिबल प्रोफेशन और एलिजिबल बिजनेसेस के सेक्शंस हैं ये। 44 AD इज़ फॉर एलिजिबल बिजनेस एंड 44 ADA इज़ फॉर एलिजिबल प्रोफेशन। ये अलग सिचुएशन है। बाकी सभी एसएसीज के लिए आपको कैसे टैक्स पे करना है? आपके साल भर की इनकम का एक एस्टीमेट निकाला जाएगा। आप साल भर की इनकम का एस्टीमेशन करेंगे। आप पूरे साल भर में कितनी इनकम कमा सकते हैं
इस प्रीवियस ईयर में, जिसकी हम बात कर रहे थे करंट ईयर में, आप साल भर का एस्टिमेट लेंगे, पूरे साल भर में हम कितनी इनकम कमा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एस्टिमेट। ये बात ध्यान रखनी है, हम जब टैक्स पे कर रहे हैं ये एस्टिमेटेड इनकम होगी। एस्टिमेट क्यों? क्योंकि हम 15 जून को, सपोज हम अपने प्रीवियस ईयर में 15 जून को यहाँ पर रुकते हैं और एस्टिमेट लगाते हैं हमें हमारी सालाना इनकम कितनी होगी, हमारी एनुअल इनकम कितनी होने वाली है, इसका एस्टिमेट हम पहले से लगा देते हैं। और उस एस्टिमेट में गलतियाँ डेफिनेटली हो सकती हैं, क्योंकि कोई भी इंसान 100% एक्यूरेसी से नहीं बता सकता कि मेरी साल भर की इनकम कितनी होगी। सैलरीड लोगों की बात अलग है, वो लोग बता सकते हैं हमारी साल भर की इनकम कितनी होगी। अदरवाइज़ कोई बिजनेस मैन है सपोज, वो कैसे बता सकता है कि मेरी साल भर की इनकम बेस्ड ऑन ए क्वार्टर, एक 3 महीने के बेस पे वो कैसे बता सकता है मेरी साल भर की इनकम कितनी होगी? एस्टिमेट लगाया जा सकता है ऑफ कोर्स। तो आप पूरे साल भर की इनकम को एस्टिमेट लगाएंगे और एस्टिमेट लगाने के बाद जो भी आपकी साल भर की इनकम है उस साल भर की इनकम का टैक्स निकाला जाएगा। और जो टैक्स आपका साल भर का सालाना टैक्स, अगर वो 10,000 से ज़्यादा है तो आप उसका 15% जमा करा देंगे। सपोज आपकी साल भर की इनकम पर टैक्स कैलकुलेट हुआ 1 लाख रुपए। अगर आपने कैलकुलेट किया है 3 महीने रुककर आपने कैलकुलेट किया है मेरी साल भर की इनकम होगी 1 लाख रुपए, और उस 1 लाख रुपए का 15% आपको जमा कराना पड़ेगा। कब जमा कराना पड़ेगा? 15 जून को जमा कराना पड़ेगा। पूरे साल भर की इनकम टैक्स का 15%। वो इनकम कौन सी है? वो एस्टिमेटेड इनकम है। एस्टिमेटेड इनकम का टैक्स निकाला है मैंने, इस केस में एग्जाम्पल लिया, सपोज 1 लाख, तो 1 लाख का 15% आपको 15,000 रुपीज़ 15 जून को जमा करवाने पड़ेंगे एज एडवांस टैक्स, राइट। उसके बाद आप फिर से आप रुकेंगे जून में भी फिर से एस्टिमेशन लगाया जाएगा। अगर तो आपका एस्टिमेशन करेक्ट चल रहा है, मतलब आपने जो एस्टिमेट किया था अपनी इनकम का, आपका वो करेक्ट चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? 45% टैक्स जमा कराएंगे। अब ये 45% क्या है? इट्स 15 + 30, यानी साल भर की, हमने पिछले एग्जाम्पल में क्या लिया था? हमने कहा था साल भर का टैक्स आपका है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए का 45% इज़ 45,000। तो 45,000 रुपीज़ आपको कुल मिला के डिपार्टमेंट में जमा कराने हैं, इंक्लूडिंग दैट 15। आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ऑलरेडी कितना पे कर दिया है? 15। अगर आप 15 चुका चुके थे तो अब आपको कुल मिला के 45 जमा रखना है। इसका मतलब 15 ऑलरेडी जमा हो चुका है, आपको नेट अमाउंट 30,000 रुपीज़ और जमा करवाना पड़ेगा ताकि आपका 45% पूरा हो जाए, राइट। तो 45% अलग से नहीं, 45% इज इंक्लूडिंग दिस 15%। 15 + 30 इज 45%। तो आपने कुल मिला के साल भर की इनकम टैक्स का कुल 45% डिपार्टमेंट में जमा कराना है। 45,000 माइनस जो 15 आप जमा करवा चुके थे, बाकी बचा हुआ 30,000 रुपये आप जमा करवा देंगे। लाइकवाइज आप फिर से दिसंबर में रुकेंगे और दिसंबर में रुककर आप उसका 75% यानी 75,000 रुपये हमारे केस के अकॉर्डिंग जमा करा देंगे। और 15 मार्च तक आपको पूरा आपका टैक्स जमा करा देने हैं अकॉर्डिंग टू योर एस्टिमेट। यहाँ पर एक एसएससी फ्री हो जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च के बाद उसको कोई भी एडवांस टैक्स नहीं चुकाना, क्योंकि वो पूरी साल भर की इनकम पर ऑलरेडी टैक्स चुका है। अब उसे दोबारा इनकम टैक्स चुकाने की ज़रूरत नहीं है। हम कह रहे थे हम असेसमेंट ईयर में टैक्स चुकाएंगे, हमने प्रीवियस ईयर में ही सारा टैक्स चुका देना है। कैसे चुकाना है? 15 जून को 15%, 15 सितंबर को 45%, 15 दिसंबर को 75% और 15 मार्च को 100% आपका टैक्स जमा हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर अपना ही एग्जाम्पल दूँ, पूरे साल भर का टैक्स हम बोल रहे थे 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये में पहले 15,000 जमा कराया, फिर कुल मिला के 45% जमा कराना था, यानी और 30,000 जमा करा के 15 + 30 45,000 हमने जमा करा दिया। फिर कुल मिला के 75,000 आपका जमा होना चाहिए था, जिसमें से आप ऑलरेडी 45,000 जमा करवा चुके हैं। कैसे जमा करा चुके हैं? 15,000 पहले, 30,000 बाद में, 45 आप जमा करा चुके हैं। दैट मीन्स नेट अमाउंट आपको 30 और जमा करवाना पड़ेगा। और उसके बाद पूरा का पूरा 1 लाख रुपए आपका जमा हो जाना चाहिए, जिसमें से आप 75,000 ऑलरेडी दे चुके हैं। कैसे? 15,000, 30,000, 30,000 दे चुके हैं।
बाकी का बचा हुआ 25,000 रुपये आप जमा करा देंगे। आई होप इट्स क्लियर। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता चल जाएगा, और अगर कुछ मिस किया है तो थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर है ये स्लैब। 1,00,000 रुपये का पूरा टैक्स हमने एग्जाम्पल लिया है, ये दिस नॉट एक्चुअल, एग्जाम्पल लिया है। 15%, 45% एंड 75% एंड 100% कब कब जमा कराना है? हर 3 महीने, हर क्वार्टर में। जून की 30 नहीं 15 तारीख, ये ध्यान रखेंगे। सितंबर में 15 तारीख। तो हम हर 3 महीने के बाद रुक रहे हैं और 15 तारीख को अपना टैक्स जमा कराने हैं। आपका ईयर कब शुरू होता है? अप्रैल में। तो हम अप्रैल, मई, जून की कौन सी जून? 15 जून। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। कौन सा सितंबर? 15 सितंबर। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कौन सा दिसंबर? 15 दिसंबर। उसके बाद जनवरी, फरवरी एंड मार्च में 15 मार्च को 100% जमा होगा। इसी के साथ हम चलते हैं उन एसएसीज के लिए जो एलिजिबल बिजनेस और एलिजिबल प्रोफेशन कर रहे होते हैं 44AD और 44AD में। उनको एडवांस टैक्स जमा कराने की क्वार्टरली ज़रूरत नहीं है। बस 15 मार्च को वो अपना 100% टैक्स जमा करवा देते हैं। पूरे साल भर का एस्टिमेट पे वो 15 मार्च को पूरा टैक्स जमा कराते हैं। उन्हें हर क्वार्टर के बाद स्लैब 15, 45, 75% जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, राइट। उसके बाद है पेमेंट। हमने डिसाइड कर दिया देनी है, कैसे देंगे। आई एम सॉरी। तो मोड ऑफ पेमेंट आपका क्या होगा? अगर आप कंपनी है या कॉर्पोरेट टैक्स पेयर हैं, कॉर्पोरेट टैक्स पेयर मतलब आपकी कंपनी है, तो कंपनी को ज़रूरी है एडवांस टैक्स जब भी जमा कराना है, इट शुड बी मेड बाय इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। आपकी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ही आप एडवांस टैक्स जमा करवाएंगे, राइट। तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप फिजिकल मोड में मतलब कैश जमा नहीं करा सकते, चालान जमा नहीं करा सकते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। आपको ई पेमेंट ही करनी होगी। और कंपनी के अलावा कुछ लोग हैं लेकिन जिनके अकाउंट्स ऑडिटिंग होता है, सीए से आप अपने अकाउंट्स को चेक करवाते हैं, ऑडिटिंग करवाते हैं, तो ऑडिटेड अकाउंट्स के लिए भी कंपलसरी है आपको ई पेमेंट करनी होगी, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करनी होगी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। और लेकिन अगर आप कंपनी भी नहीं है और आपके अकाउंट्स ऑडिट भी नहीं होते तो यू हैव द ऑप्शन, यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दीज 2 ऑप्शन। आप चाहें तो ई पेमेंट कर सकते हैं और अगर नहीं करना चाहते तो इट्स योर चॉइस। आप फिजिकल मोड में भी चालान डिपॉजिट करा के रिसीविंग बैंक के पास आप ये पेमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास चॉइस है। लेकिन ऐसे लोग जिनके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं या फिर जो कंपनी है उनको ई पेमेंट ही करनी पड़ेगी। अब बात आती है कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स कंप्यूट कौन करता है? एडवांस टैक्स का कंप्यूटेशन एसएससी भी कर सकता है और एसएससी अगर नहीं करता तो असेसिंग ऑफिसर करता है, राइट। सो लेट अस रीड द प्रोसीजर। कंप्यूटेशन बाय द एसएससी। एसएससी मतलब करदाता। जो करदाता है वो अपना टैक्स किस तरीके से एडवांस टैक्स कैलकुलेट करता है और जमा कराता है। देयर इज अ प्रोसीजर। सबसे पहले एक एसएससी ही हैज़ टू एस्टिमेट हिज करंट इनकम। कोई भी एसएससी अगर एडवांस टैक्स पे करना चाहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही नीड्स टू कैलकुलेट हिज करंट इनकम ना। उसे पता होना चाहिए कि मेरी इनकम कितनी है, सो एज तभी वो अपनी इनकम पर टैक्स कैलकुलेट कर पाएगा। दैट्स वाई इट्स नेसेसरी फर्स्ट ऑफ ऑल ही नीड्स टू कंप्यूट द करंट इनकम जिसके ऊपर उसने एडवांस टैक्स पे करना है, राइट। तो उसको करंट इनकम का आइडिया होना चाहिए टू कैलकुलेट एडवांस टैक्स। तो ही हैज़ एस्टिमेटेड हिज करंट इनकम सपोज। उसके बाद जब इनकम पता चल गई तो आपको अपनी स्लैब रेट्स लगानी है और अपना टैक्स कंप्यूट करना है। आप सब लोगों को मालूम होगा स्लैब रेट्स क्या होती हैं। इंडिविजुअल्स के केस में इट्स 2,50,000 रुपीज़ नील। फर्स्ट 2,50,000 रुपीज़ नील होते हैं। सीनियर सिटीजन में 3 लाख होते हैं। सुपर सीनियर सिटीजन में 5 लाख होते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू राइट द स्लैब रेट्स क्योंकि ये हर साल स्लैब रेट्स चेंज होती हैं, तो आई एम नॉट राइटिंग इट हियर। जो भी आपका स्लैब रेट चल रहा है, आप अगर अभी हम असेसमेंट ईयर 22-23 की बात कर रहे हैं, मे बी आप बाद में ये वीडियो देखें तो स्लैब रेट्स चेंज हो जाएंगे, तो यू कैन कंप्यूट अकॉर्डिंगली। तो प्रोसीजर यही रहेगा, अपनी करंट इनकम को कंप्यूट करना होगा, स्लैब रेट्स लगाकर अपना टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना होगा। तो एस्टिमेशन ऑफ करंट इनकम कैलकुलेशंस करनी होंगी एज पर रेट्स, और फाइनली आपकी टैक्स लायबिलिटी आपको मालूम चल जाएगी कि इतना टैक्स आपको साल भर में देना है। बट यहाँ पे और भी एक चीज़ है। वो और क्या चीज़ है? सपोज आपने टैक्स ऑलरेडी बाय वे ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस आपका जमा हो चुका है, तो टीडीएस अगर है तो आप उसे डिडक्ट कर लीजिए। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स
कलेक्टेड एट सोर्स। अगर आपकी इसकी कोई एडजस्टमेंट है तो आप अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी में से ये टैक्स की लायबिलिटी घटा लीजिए। रिलीफ अगर आपकी 90, 98 या 91 में डिडक्शन है, दिस इज अबाउट डबल टैक्सेशन रिलीफ। जब 2 कंट्रीज़ में आपका टैक्स लग जाता है तो आपको रिलीफ मिलेगा एक जगह से, तो आप उसकी भी डिडक्शन ले लीजिए, माइनस कर लीजिए उसको भी, क्योंकि आपको दोबारा वो टैक्स जमा कराने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी पेड। टैक्स क्रेडिट अंडर मैट प्रोविजंस, मैट मतलब मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ये हम अभी इन डेप्थ डिस्कस नहीं कर सकते, तो अभी आप ये समझ लीजिए मैट प्रोविजंस में आप जब टैक्स एक्स्ट्रा पे कर देते हैं डिपार्टमेंट के पास तो आप उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं उसका। सो यहाँ पे आई हैव रिटन, तो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी में से ये जो ऑलरेडी आपकी टैक्स लायबिलिटी कट चुकी है, आप इसका रिलीफ क्लेम करना चाहते हैं, आप अपनी टैक्स लायबिलिटी में से इसे रिड्यूस कर लीजिए, माइनस कर सकते हैं ये सभी आइटम्स। कौन कौन सी? TDS, TCH, रिलीफ और टैक्स क्रेडिट्स, राइट। उसके बाद फाइनली आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी में से ये डिडक्शंस लेने के बाद आपके पास आपकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी जो आपको जमा करवानी है। अब आपको जमा करवानी है, कैसे जमा करवानी है? आपको मालूम है वी हैव इंस्टॉलमेंट्स अभी अभी हमने किया सेक्शन 211 में, दिस वॉज सेक्शन 211। आपको इन इंस्टॉलमेंट्स के अकॉर्डिंग 15%, 45%, 75% और 100% के हिसाब से आपको टैक्स जमा कराना है। यहाँ पर ध्यान देंगे, हमने एस्टिमेशन लिखा है, इट्स नॉट एग्जैक्ट, क्योंकि एडवांस टैक्स हमेशा एस्टिमेटेड टोटल इनकम पर हम देते हैं, तो इसीलिए पर्सन ने, एसएससी ने क्या किया, अपना इनकम को एस्टिमेट किया, डिडक्शंस क्लेम की और अपना एडवांस टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करके इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट कर दी। कैसे करी? 15% पे किया, 45% पे किया, 75 एंड 100%। कब कब? 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को। आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद अभी हम कर रहे थे कॉम्प्यूटेशन, एसएससी कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि एसएससी में फॉरगेट टू पे द एडवांस टैक्स, वो भूल गया या बाय एनी रीज़न पे नहीं कर पाया, तो असेसिंग ऑफिसर किस तरीके से इस फील्ड में इंटरफेयर करेगा। अब यहाँ पे प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है एडवांस टैक्स नॉट पेड बाय द एसएससी। सपोज एसएससी ने अपना एडवांस टैक्स पे नहीं किया है, जमा नहीं कराया है, और देयर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी जहाँ पर टैक्स तो जमा कराया है बट एडवांस टैक्स जो पे किया गया दैट इज़ ऑफ लोअर अमाउंट। आपने कम अमाउंट का एडवांस टैक्स जमा करवाया है, आपको टैक्स ज़्यादा जमा करवाना चाहिए था, तो एडवांस टैक्स नहीं जमा कराया या कम जमा कराया है, तो असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी असेस है। सपोज यहाँ पे लेते हैं एडवांस टैक्स पर्सन ने जमा ही नहीं करवाया एंड अकॉर्डिंग टू असेसिंग ऑफिसर यू हैव ऑलरेडी बीन असेस्ड बाय वे ऑफ रेगुलर असेसमेंट। आपकी कभी रेगुलर असेसमेंट हुई थी और आपके इन द ओपिनियन ऑफ असेसिंग ऑफिसर आपको टैक्स पे करना है, सो यू आर रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स इन द ओपिनियन ऑफ असेसिंग ऑफिसर। उसको लगता है कि आपका एडवांस टैक्स बनेगा, तो असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, he will issue a notice of demand under section 156। वो 156 सेक्शन में असेसिंग ऑफिसर एसएससी को, मतलब कर निर्धारण अधिकारी, करदाता को एक नोटिस ऑफ डिमांड देगा, आपको कहेगा कि आप आकर अपना एडवांस टैक्स जमा कराइए और वो स्पेसिफाई करेगा इंस्टॉलमेंट टू बी पेड। अब ये जो नोटिस आपके पास आता है ना, इट शुड बी बिफोर लास्ट डेट ऑफ फेब्रुअरी के लास्ट डेट से पहले असेसिंग ऑफिसर आपको ये नोटिस इशू करता है और बताता है कि आइए और आकर अपनी एडवांस इनकम टैक्स पे कीजिए। मे बी एसएससी हैज़ फॉरगॉटन टू पे द एडवांस टैक्स लायबिलिटी, तो एसएससी की नोटिस ऑफ डिमांड से उसे याद आ जाएगा और एडवांस टैक्स भर दिया जाएगा बाय दी एसएससी। तो असेसिंग ऑफिसर ये नोटिस ऑफ डिमांड जब भी देता है लास्ट डेट ऑफ फेब्रुअरी से पहले ये नोटिस दे देना चाहिए, उसके बाद ये नोटिस नहीं दिया जाता। अब उसके बाद रिविजन ऑफ ऑर्डर इशूड टू एसएससी टू पे टैक्स बाय द असेसिंग ऑफिसर। जो आपके पास ऑर्डर आया था, अभी ये जो नोटिस ऑफ डिमांड आया था, उसको रिवाइज भी किया जा सकता है, कभी कभी चेंज भी किया जा सकता है, क्योंकि दिस कैलकुलेशन एंड दिस इज द ओपिनियन ऑफ असेसिंग ऑफिसर, दिस में नॉट बी एग्जैक्ट, वो एग्जैक्ट नहीं है, तो एसएससी उसका ओपोजिशन करता है या एसएससी कुछ और बताता है, ऐसा कुछ बताता है जिससे असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर रिवाइज हो जाता है, अमेंडेड ऑर्डर पास किया जाता है। आई हैव रिटन विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। कंडीशंस क्या है, ये रिवीजन ऑर्डर कब पास किया जाता है, अमेंडेड ऑर्डर कब दिया जाता है, इफ सब्सिक्वेंट टू पासिंग ऑर्डर टू पे टैक्स बट बिफोर 1 मार्च। आपको ऑर्डर कब दिया गया, 28 फरवरी, लास्ट डेट ऑफ फेब्रुअरी से पहले। आई हैव रिटन लास्ट डेट ऑफ फेब्रुअरी, 28 नहीं बोल सकते क्योंकि लीप ईयर में इट्स 29, तो जो भी है
फरवरी की लास्ट डेट से पहले पहले ये नोटिस इशू किया गया। बट 1 मार्च से पहले पहले एसएससी ने क्या किया, रिटर्न ऑफ इनकम हैज़ बीन फर्निश्ड। आपने रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स पेयर ने फर्निश कर दी, और असेसमेंट जो एसएससी की है, असेसमेंट हैज़ बीन मेड एट अ हायर फिगर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लेटर ईयर। तो किस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लेटर ईयर आपकी रिटर्न ऑफ इनकम आपने फर्निश कर दिया, या फिर आपकी असेसमेंट हायर फिगर पर की गई है। तो एसएससी असेसिंग ऑफिसर को ये बात बता सकता है, और असेसिंग ऑफिसर में पास एन अमेंडेड ऑर्डर, एक रिवीजन कर दी जाती है, आपका ऑर्डर रिवाइज कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, और फिर से ये ऑर्डर एसएससी को प्रोवाइड किया जाता है। पहले ओरिजिनल नोटिस ऑफ डिमांड इशू किया था, और अगर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये कंडीशंस हैं, तो एसएससी असेसिंग ऑफिसर को बताएगा, और असेसिंग ऑफिसर अपना अमेंडेड ऑर्डर या रिवीजन ऑर्डर पास कर देगा। उसके बाद जब रिवीजन ऑर्डर हो चुका है तो एडवांस टैक्स की पेमेंट होती है। वाई दिस स्टार, इस स्टार की क्या इंपॉर्टेंस है? हो सकता है एसएससी का एस्टिमेट असेसिंग ऑफिसर के एस्टिमेट से कम है, तो हियर एस्टिमेट ऑफ एसएससी, जो भी टैक्स कंप्यूट किया गया है बाय द असेसिंग ऑफिसर, कर निर्धारण अधिकारी जितना टैक्स पे करने के लिए बोल रहा है एसएससी को, एसएससी फील्स कि मेरा एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये टैक्स कम बनना चाहिए, पर असेसिंग ऑफिसर उसे ज़्यादा पे करने को कह रहा है। तो एस्टिमेट ऑफ एसएससी इज लेस देन एस्टिमेट ऑफ असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर के एस्टिमेट से कम है एसएससी का एस्टिमेट। सपोज मैं एसएससी हूँ, तो मैं बोलती हूँ असेसिंग ऑफिसर को मेरे अकॉर्डिंग इतना टैक्स नहीं बनता जितना आपने बनाया है, तो क्या करूँगी मैं? तो आई कैन सबमिट माई ओन एस्टिमेट। तो एसएससी यहाँ पर क्या करता है, अपना खुद का एस्टिमेट उसे सबमिट करता है असेसिंग ऑफिसर को, और उसके अकॉर्डिंग पे कर देता है। प्लस साथ में उसे क्या करना पड़ेगा, एक इंटीमेशन भेजनी पड़ेगी अंडर फॉर्म 28A। किसको भेजना पड़ेगा? असेसिंग ऑफिसर। आई हैव रिटन AO, असेसिंग ऑफिसर को आपको एक इंटीमेशन भेजनी पड़ेगी, और इंटीमेशन जाती है फॉर्म नंबर 28A में, और आप अकॉर्डिंगली पेमेंट कर दीजिए। अब दोबारा से आपको असेसिंग ऑफिसर को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एस्टिमेशन, अगर आपका कम है, आपको लगता है मेरा कम टैक्स बनता है, आप अपना एस्टिमेट सबमिट कीजिए उसे, और अकॉर्डिंगली टैक्स पे करके ये फॉर्म फिल कर दीजिए, इंटीमेशन सेंड कर दीजिए कि मैंने टैक्स पे कर दिया है मेरे एस्टिमेट के हिसाब से। और अगर ऐसा भी हो सकता है एस्टिमेट एसएससी का ज़्यादा है, जो असेसिंग ऑफिसर ने एडवांस टैक्स पे करने के लिए बोला है, एसएससी बोलता है कि आपने मेरा कैलकुलेशन गलत किया है, मेरे अकॉर्डिंग मेरा टैक्स ज़्यादा बनेगा, उससे कहीं ज़्यादा जो आपने मुझे कैलकुलेट करके दिया है, तो वो उस सिचुएशन में भी अपना खुद का एस्टिमेट सबमिट करेगा और अकॉर्डिंगली पे कर देगा। और इस केस में किसी इंटीमेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, एसएससी जस्ट हैज़ टू पे टैक्स बेस्ड ऑन हिज एस्टिमेट। वो अपने एस्टिमेट के अकॉर्डिंग पे कर देगा। यहाँ पर एसएससी ये बोल रहा है कि मेरा टैक्स ज़्यादा बनेगा आपके एस्टिमेट के हिसाब से, तो मैं ज़्यादा टैक्स पे कर रहा हूँ। और प्रीवियस केस क्या था, एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग उसका कम टैक्स बनता था, तो दोनों ओपोजिट्स हैं। तो यहाँ पे पेमेंट एडवांस टैक्स की कर दी जाती है बेस्ड ऑन दीज कंडीशन। एस्टिमेट कम है तो कम पे किया जाता है और इंटीमेशन भेजी जाती है 28A में। एस्टिमेट ज़्यादा है तो ज़्यादा पे किया जाता है और इंटीमेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ये क्या है? अब सपोज मैं इंस्टॉलमेंट्स बता रही थी, मैंने एक एग्जाम्पल अभी दिया था, मेरा साल भर का टैक्स बन रहा था 1 लाख रुपए, राइट। 1 लाख रुपए मेरी साल भर की इनकम का टैक्स था, तो मैंने एक क्वार्टर में रुकी 15 जून को, और 15 जून को मैंने यहाँ पे 15,000 रुपये पे कर दिया था, राइट। अब सपोज जब मैं दोबारा से जून के बाद सितंबर में यहाँ पर रुकती हूँ 6 मंथ्स के बाद, तो यहाँ पे मेरे एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग मेरा एस्टिमेट चेंज हो गया है। हो सकता है ना, मैंने तो अपनी एस्टिमेटेड इनकम दी थी, अब एस्टिमेटेड इनकम के हिसाब से मेरा टैक्स बनता था 1 लाख रुपए, अब मेरा एस्टिमेट चेंज हो चुका है और मेरे अकॉर्डिंग मेरी साल भर का टैक्स 1 लाख नहीं, मेरा टैक्स तो 1.5 लाख रुपए बनेगा। इट मे हैपन, ऐसा हो सकता है ना कि मेरा टैक्स लायबिलिटी चेंज हो जाएगा पूरे साल भर का। अब मैं तो टैक्स जमा करवा चुकी हूँ ना 15% के हिसाब से, क्या मुझे पेनल्टी पड़ेगी, क्या मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? सपोज मेरा एस्टिमेट चेंज हो चुका है तो मुझे एस्टिमेशन के हिसाब से पेनल्टी नहीं पड़ेगी, बट आप मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कहा गया था 15% जमा कराओ, मैंने पे करवाया था, अब मुझे कहा जाएगा 45% जमा करवाइए। तो मैं अब अपने फ्रेश एस्टिमेट का
अब जो मेरा एस्टिमेट है उसका 45% जमा करवाऊंगी और माइनस कर दूंगी वो 15,000 रुपये जो ऑलरेडी मैंने पे कर दिया। मतलब अपने फ्रेश एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग मैं 45% अपना टैक्स डिपॉजिट करवाऊंगी। तो मेरी इंस्टॉलमेंट हालांकि बढ़ चुकी है। पिछले एग्जाम्पल में क्या था, अभी मेरा टैक्स लायबिलिटी अकॉर्डिंगली 30,000 बनना चाहिए। 30 कैसे, 15,000 पहले पे कर दिया, 30,000 अब पे कर दिया, तो 45,000 ऐसा होता। बट अब मेरा एस्टिमेट क्योंकि गड़बड़ हो चुका है तो मेरी ये जो इंस्टॉलमेंट है 30 की नहीं, ये ज़्यादा आएगी क्योंकि टैक्स भी बढ़ चुका है। तो मेरा ज़्यादा टैक्स बनेगा। अब कोई बात नहीं, आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स को बढ़ा या घटा सकते हैं। ये बढ़ाना घटाना पड़ेगा क्योंकि आपका एस्टिमेट चेंज हो रहा है, तो आपकी इंस्टॉलमेंट भी बदलेगी। जो अगर एस्टिमेट मेरा सेम चलता रहता तो मुझे यहाँ पर 15,000 पे करने थे, यहाँ पर 30,000 पे करने थे, उसके बाद 75% के अकॉर्डिंग दोबारा से 30,000 रुपये जमा करने थे। 15,000, 45,000, 75,000 हो जाता ना, 15 + 30 45,000, 45,000 + 30,000 75,000, और उसके बाद 25 जमा करवा कर मैं 1 लाख पूरे कर सकती थी। लेकिन एस्टिमेट गड़बड़ हुआ तो इंस्टॉलमेंट भी गड़बड़ होंगी, इंस्टॉलमेंट भी सेम नहीं चलेंगी, इंस्टॉलमेंट में भी बढ़ना घटना होगा। कैपिटल गेन और विनिंग फ्रॉम लॉटरी और कार्ड्स गेम्स, गैम्बलिंग और क्रॉसवर्ड पजल्स, ऐसे कुछ इनकम होती है जिनको हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। क्या कोई एस्टिमेट कर सकता है कि मुझे लॉटरी लगने वाली है? नहीं, उसका एस्टिमेशन नहीं किया जा सकता। तो जिन चीज़ों का एस्टिमेशन नहीं किया जा सकता और वो बाद में आपको मिलती हैं, किसी भी इंस्टॉलमेंट के बीच में मिलती हैं, ऑफ कोर्स अगेन यही पॉइंट आएगा, आपकी इंस्टॉलमेंट में बढ़ना या घटना पॉसिबिलिटी होगी। क्योंकि मैंने एस्टिमेट नहीं किया था 15 जून तक, मुझे क्या एस्टिमेट था कि मेरे साल भर में मैं कोई लॉटरी भी जीतूंगी। लेकिन जब मैं 15 सितंबर की सपोज इंस्टॉलमेंट भरने लगी तो मुझे एक लॉटरी विनिंग लगी, लॉटरी जीत गई मैं, जिससे मेरी टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई। तो ऑफ कोर्स इन टाइप की इनकम्स को प्रिडिक्ट नहीं किया जाता, एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। तो इन कारण अगर आपको इनकम होती है तो आपकी इंस्टॉलमेंट में बढ़ना और घटने की पॉसिबिलिटी होगी, जो आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। लास्ट है आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडवांस टैक्स पेड आफ्टर लास्ट डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट। आपकी लास्ट डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या होती है, हमने किया ना यहाँ पे, लास्ट डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज 15 मार्च। अब 15 मार्च आपकी लास्ट डेट इंस्टॉलमेंट की है और आपने टैक्स पे कर दिया 31 मार्च से पहले, लास्ट डेट के बाद बट 31 मार्च से पहले, तो क्या वो एडवांस टैक्स माना जाएगा? यस, इट इज़ एडवांस टैक्स, वो एडवांस टैक्स की ही कैटेगरी में आएगा। ऑल्दो हमें सारा टैक्स अपना 15 मार्च तक जमा करवा देना चाहिए, लेकिन अगर आप 31 मार्च तक भी अपना टैक्स जमा करवाते हैं तो वो एडवांस टैक्स ही माना जाएगा, वो लेट सबमिशन ऑफ टैक्स नहीं माना जाएगा। इट इज़ ऑल्सो एडवांस टैक्स। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 15 मार्च के बाद आपको कुछ इनकम मिली है जिसका एस्टिमेशन आपने किया ही नहीं था, तो 31 मार्च तक भी अगर आप उसका टैक्स जमा करा देंगे तो इट वुड बी एडवांस टैक्स, राइट। तो हमने ये सारा पॉइंट किया है, एडवांस टैक्स क्या होता है, एडवांस टैक्स की लायबिलिटी किसको पड़ती है, एडवांस टैक्स कितनी इंस्टॉलमेंट में और कैसे पे किया जाता है, मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक या फिजिकल मोड, कॉम्प्यूटेशन एडवांस टैक्स की कौन करता है, एसएसई करता है तो क्या प्रोसीजर होता है, असेसिंग ऑफिसर अगर कॉम्प्यूटेशन करता है तो क्या प्रोसेस आपको ऑप्ट करना पड़ता है, एंड लास्ट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद आपका एक टॉपिक और है इसमें, इंटरेस्ट ऑन एडवांस टैक्स, दैट वी विल डू इट इन नेक्स्ट वीडियो, राइट। हम उसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अभी इसे कीजिए, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।